आपको फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब नहीं बनाया गया तो आपने इस चीज़ को कैसे लिया? तो गवर्नमेंट का फैसला होता है, उनके विचार में कुछ और होगा। जवानों के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक हमको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। अफसर है क्योंकि जवान है। किसी के मन में ये है कि गैप है या दरार है अफसर और जवान में, उसको शायद आर्मी के बारे में मालूम नहीं है। आर्मी के जवानों का एक कहना है, बहुत कम लोग होते हैं जो मेजर जनरल तक या लेफ्टिनेंट जनरल तक जा पाते हैं। तो इस वक्त इसके ऊपर कुछ कहना जो है ना मेरा सही नहीं होगा। गढ़वाल राइफल्स के एक सैनिक हैं जसवंत सिंह रावत। ये 62 की लड़ाई का किस्सा है। लिबरेशन आर्मी ने हमला किया 72 घंटे के लिए। वो एक अकेला आदमी इन दो लोगों के साथ वो उस मोर्चे को संभाले रखा। देखने के तौर पर लगता है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमारा असली दुश्मन चीन है। क्या हमारी फोर्सेस को भी यही लगता है? चाइना देखा जाए और पाकिस्तान देखा जाए तो ऑब्वियसली चाइना के तरफ से जो खतरा है वो ज़्यादा है। क्या आर्मी में भी नेपोटिज्म है? तो सिलेक्शन सेंटर में जाते हैं तो हो सकता है उसको थोड़ा सा छूट दे क्योंकि उसके पिताजी फौज में, लेकिन एक बार एकेडमी में पहुंच गया तो शर्तें तो उसी ने पूरी करनी है। इसमें एक बड़ा एक खच्चर का, म्यूल का भी एक बड़ा बढ़िया किस्सा है और नाम है पेडोंगी। तो पेडोंगी एक आर्मी में खच्चर था और एक कई एम्बुश वगैरह में वो कैप्चर हो जाते हैं पाकिस्तान से और घूम घाम के अपना रास्ता ढूंढ के अपने वापस अपनी यूनिट में आता है। अभी की जो जनरेशन आ रही है वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आपके अधिकारियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो बाकी कॉर्पोरेट में मैनेजर्स को सामना करना पड़ रहा है? सभी को लोगों को लगता है कि मेरे बाद में आने वाले सारे लोग बेवकूफ़ हैं। मैं ही अच्छा था। इस किताब को पब्लिश होने में सारे चेक्स आपने पास करवा लिए? जी, सब क्लियर? सब क्लियर है। अगर मैं ये नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि ये तो पेड इंटरव्यू किया है तुमने। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो मैं तो यही कहूँगा कि एक सवाल मेरे से अभी कई बार पूछ चुके हैं पिछले 2 साल। मैं कहता हूँ कि आगे देखो। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास है। खास होने की वजह है क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्मी पर, और आर्मी के मिथ्स और मिस्ट्रीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे खुद एक्स आर्मी चीफ यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर मनोज मुकुंद नारावने। नारावने साहब ने एक नई किताब लिखी है। आप उनको जानते हैं कि आजकल लोग बड़ी किताबें लिख रहे हैं, चर्चा में भी आ रहे हैं। तो उनकी नई किताब है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज़, और ये रूपा पब्लिकेशन से किताब पब्लिश हुई है। तो इसमें उन्होंने ये बात की है कि कैसे बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं जो आर्मी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, उनको एकेडमिकली नहीं बल्कि उनकी ही भाषा में बताया जाए कि आर्मी आपके लिए है और किस तरह से वो आपसे जुड़ी हुई है। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने इस किताब को लिखा है बहुत आसान भाषा में, और बहुत मज़ेदार बढ़िया किस्से इसमें मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। आपके आने के पहले मैं असम रेजिमेंट का जो मार्चिंग सॉन्ग है, जिसकी आपने बड़ी अच्छी कहानी इसमें लिखी है, और वो सॉन्ग भी बड़ा बढ़िया है। बढ़िया है। मैंने उसको सुना अभी पूरा, तो उसमें जो आपने कहानी लिखी है वही उसको उन्होंने बाकायदा गाने में ढाला है। वो जोश आ जाता जी है। जी जी। तो कहानी है बदलू राम का बदन करके, और जो बदलू राम साहब हैं उनकी आपने इसमें कहानी का जिक्र किया है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वो कहानी थी। तो पहली बात तो जो ये किताब मैंने लिखी है इसमें 25 चैप्टर है और जी। हर चैप्टर एक किस्सा है। बिल्कुल। और रोमांचक किस्से हैं जो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। और जब मैं इस किताब को लिखने की सोच रहा था, तब जब मैं ये किस्से अपने फ़ौजी भाइयों से बात करता था तो उनको भी मालूम नहीं थी। तो मैंने सोचा जब जो फ़ौज में लोग हैं उनको ही जब ये मालूम नहीं है तो बाहर वाले लोगों को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं होगा। तो इसलिए मेरा इरादा ये था कि इस किताब के ज़रिए जो आम हमारे नागरिक हैं उनको भी जो है फ़ौज के बारे में पता चले कि फ़ौज क्या है, इसके रीत रिवाज क्या है, इन रीत रिवाजों के बल पर हम कैसे तैनात रहते हैं और कैसे हमारा हम फ़र्ज निभा पाते हैं। जी। जहाँ तक बदलू राम का ये किस्सा है, ये भी एक रोमांचक किस्सा है। बदलू राम एक असम रेजिमेंट में एक सिपाही था और दूसरे महायुद्ध में कोहिमा के बैटल में, जो कि अप्रैल मई 1941 में हुआ था, तो वो उस लड़ाई के शुरुआत में ही वो कैजुअल्टी हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है।
और सबका राशन तो आता ही है, सभी जवानों का। और वो राशन आता है क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ होती है, एक नफरी होती है, 100, तो 100 लोग का राशन आएगा। लेकिन जब ये इसकी मौत हो जाती है तो गलती से या जानबूझ के अभी वो कह नहीं सकते कि क्या हुआ, पुरानी बात होगी। पुरानी बात, लेकिन उसका नाम वो हटाया नहीं गया। अच्छा। तो उसका राशन आता गया जितने भी बाकी दिन थे। और एक मौका ऐसे आया कि जब के पूरी वो टोली जो है वो पूरी घेर चुकी थी और राशन भी ख़त्म हो रहा था। लेकिन क्योंकि इस एक जवान का एक्स्ट्रा राशन आया, तो वो एक्स्ट्रा राशन खा के ही वो कंपनी जो है वो ज़िंदा रह पाई। तो इसलिए ये गाना जो है इसके ऊपर आधारित एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनाया, बदलू राम का बदन, कि बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है लेकिन उसका राशन हम खाते हैं। तो ये इस कहानी का, हाँ, और यूट्यूब और हर जगह ये बहुत ही मशहूर गाना है जी। और आमतौर पे रिपब्लिक डे परेड से पहले हमेशा ये एक बार कहीं ना कहीं बजता ही है। और सभी को ये गाना भी सुनना चाहिए क्योंकि उसको सुन के जो है ना बहुत स्फूर्ति आती है। अब लगता है कि अभी मैं भी मैदान में उतर जाऊं लड़ाई करने इस के लिए। इंटरव्यू के जस्ट पहले मैं वही सुन रहा था। तो सर एक चीज़ मुझे बड़ा जो आश्चर्यचकित करती कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब इस लेवल पर इंसान पहुंच जाता है तो उसके बाद जब सर्विस से रिटायर हो जाता है तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने के काम में नहीं लगते लोग अमूमन। आपका क्या ड्राइविंग फोर्स है कि आप एक के बाद एक किताब लिखते रहते हैं और अपीयर भी हो रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं? अमूमन ऐसा लोग नहीं करते हैं, तो क्या इसके पीछे? वो ये तो नहीं कहूँगा कि अमूमन लोग नहीं करते हैं। कई ऑफिसर्स ने रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखी हैं। जनरल वीके सिंह ने लिखा, जनरल मलिक ने लिखा कारगिल वार के ऊपर, जनरल टाइनी डिलन के तो किताबें सबने पढ़ी है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए वहाँ से तो कई लोग लिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले वाली जो मेरी किताब निकली, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, वो एक उपन्यास है, एक मर्डर मिस्ट्री है। तो शायद मर्डर मिस्ट्री लिखने वाला मैं पहला सीनियर ऑफिसर होऊंगा। आमतौर पर सारे नॉन फिक्शन ही लिखते हैं, वो फिक्शन थी, और नॉन फिक्शन लिखते हैं जो सर्विस से ताल्लुकात रखते हैं, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये सारे मेरी किताबें थोड़े हटकर हैं। एक चीज़ जो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी पढ़ी कि सल्यूट को लेकर के, मैं एक अपना किस्सा बताता हूँ कि मैं एक, मेरे परिवार में एक व्यक्ति हैं जो आर्मी में थे, तो मैं बबीना में एक बार गया था। वहाँ कैंटोनमेंट है बहुत बड़ा और वहाँ फौज रहती है। हाँ। तो वहाँ पर मैं तब बहुत कम उम्र थी मेरी, लेकिन मैं गया तो मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। एक तो जब वो ड्राइव कर रहे थे, तो टू व्हीलर जब वो ड्राइव कर रहे थे और उनको सल्यूट गेट पे जब किया गया तो उन्होंने ऐसे एक तो हाथ ऐसे करके सीधे करते हैं, सीधे किक करा। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा अरे ये तो बड़ी, ये क्या था, मैंने पूछा। फिर उसके बाद सल्यूट को लेकर के बड़ा अच्छी सी एक फीलिंग आती है, वो बड़ी नई सी लगती है। उसके बारे में आपने जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके डिफरेंस बताएं कि उनके सल्यूट भी अलग 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 है। तो वो ज़रा बताइए। तो एक तो सल्यूट कैसे आया आर्म्ड फोर्सेस में, एक वो भी इसके अलग अलग कहानियाँ हैं। कोई कहता है कि पुराने ज़माने में जब वो रोमन ग्लेडिएटर थे वो ऐसे हाथ उठा के सल्यूट करते थे। अच्छा। कोई कहते हैं कि जब नाइट्स थे जो आर्मर पहन के जाते थे, उनका भी हेलमेट होता था कि ये दिखाने के लिए कि हम दोस्त हैं या दुश्मन हैं, तो जो वाइज़र होता है वो ऐसे उठाते थे चेहरा दिखाने के लिए कि मैं दोस्त हूँ। तो वो वाइज़र उठाने की जो हरकत है वो सल्यूट बन गया। तो ये भी एक कहानी है, लेकिन कितनी सच्चाई है इन कहानियों में उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इसका शीर्षक है मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये सही आपने है। कोशिश की है सारी वेरीफाई करने की, बट कुछ कुछ, हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो फोकलोर में आ जाती हैं। बार बार वही कहानी बताने से, वर्ड ऑफ माउथ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो सभी को लगता है कि नहीं यही असलियत है, यही सच्चाई है। तो ऐसे कई किस्से हैं इसमें जो शायद मिस्ट्री है, मिथ है। तो ये एक ओरिजिन है सल्यूट का। और फिर एयरफोर्स और नेवी अलग अलग सल्यूट क्यों करते हैं उसके भी कुछ उदाहरण हैं कि, और फिर एक बार फिर ये ऐसे मतलब
कोई ऐतिहासिक वजह नहीं है या ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि नेवी ऐसे क्यों सल्यूट करता है या एयरफोर्स ऐसे चलन क्यों, में वही है। चलन में वही है। तो कई लोग कहते हैं कि आर्मी वाले ऐसे सल्यूट करते हैं हमारे हाथ साफ हैं, अच्छा। नेवी वाले ऐसे करते हैं उनके हाथ गंदे होते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें कोई ये नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं वो शिप पर काम करते थे तो ग्रीस वगैरह लगता है इसलिए सीनियर बहुत संभव है ऑफिसर, कि ये reason संभव रहा। भी हो सकता है। तो कितनी सच्चाई है इसमें या नहीं, तो ऐसे। और फिर एयरफोर्स के लिए कहते हैं वो ऐसे करते हैं क्योंकि जो कॉकपिट में इतना बड़ा सल्यूट करना शायद छोटे कॉकपिट में मुश्किल हो जाता, इसलिए उनका सल्यूट थोड़ा कम है और 45 डिग्री एंगल में, जैसे कि एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो। तो उसका भी जैसे कह रहा हूँ कि ये सब सुनी गई कहानियाँ हैं, ऐसे कहीं ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि एयरफोर्स का सल्यूट इस तरीके से होगा। अभी है लेकिन उसका ओरिजिन क्या है वो अलग अलग है। अच्छा, आप सर आर्मी के मुखिया रहे और बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम रिजर्व्ड और सर्विस के सब मिला लें तो लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा लोग होंगे जो आर्मी से, जी। है ना। और फिर उसके बाद आप अभी किताब लिख रहे हैं। जब उस वक्त में आप इस सर्विस कर रहे थे, 140 करोड़ की सुरक्षा करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना, उस पोजीशन पे रहते हुए कितना प्रेशर होता है? मुझे ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ फौज में ही प्रेशर होता है। मेरे ख्याल से हर जो जॉब है, हर फील्ड है, सभी में प्रेशर होता है। बिल्कुल है। चाहे आप बिजनेस में हो वहाँ पर भी प्रेशर होता है, चाहे आप सेल्स टीम में हो या मार्केटिंग टीम में, आपको भी टारगेट मीट करने होते हैं, वो भी प्रेशर होता है। तो हर नौकरी में प्रेशर होता है। फ़र्क मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें वो ट्रेनिंग मिलती है, फिज़िकल ट्रेनिंग भी मिलती है, एक्सरसाइजेज हम करते हैं अलग अलग जगह पे, हमें उस किस्म के सिचुएशन में डालते हैं देखने के लिए कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा है कि ट्रेनिंग के वजह से हम शायद थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड है ये स्ट्रेस को संभालने के लिए। आप जॉइंटमैनशिप में यकीन रखते हैं। मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे ये करने के पहले कि आप जब भी कभी बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जब मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ तो साथ में आप बोलते हैं कि ऐसा ही नेवी, एयरफोर्स और सब की बात करते हैं। इसमें एक सवाल हमेशा ये पूछा जाता है, आप इसका जवाब पहले दे भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि आपको फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब नहीं बनाया गया, तो हम देख रहे हैं कि लगातार 2 बार आर्मी से ही बनाए गए, तो एक उम्मीद होगी, आपको भी होगी, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को होती है। तो आपने इस चीज़ को कैसे लिया और ना बनाने के निर्णय को आप कैसे लेते हैं? कि जब गवर्नमेंट ने मुझे चीफ बनाया है तब तो मैंने नहीं पूछा कि चीफ क्यों बनाया, नहीं। तो जब सीडीएस नहीं बनाया तो भी क्यों पूछो, तो गवर्नमेंट का फैसला होता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक अच्छा चीफ हूँ, उनके विचार में कुछ और होगा कि शायद किसी और को लेते हैं जो एज के वजह से ज़्यादा देर उस ऑफिस को संभाल पाएगा। अगर 65 साल का रिटायरमेंट है सीडीएस के लिए जी, तो मैं रिटायर हुआ तब मैं 62 साल का था, मुझे 3 साल ही मिलते। लेकिन अभी जब दूसरा सीडीएस नियुक्त किया उसको 4 साल से ज़्यादा मिले, तो हो सकता है कि उनको कंटिन्यूटी की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हुई होगी। तो कई वजह हो सकते हैं, लेकिन ये मैं दोबारा कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का जो है वो उसका प्रेरोगेटिव होता है कि किसको इन सीनियर पदों पर नियुक्त किया जाए या सेलेक्ट किया जाए। ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में, वो मिनिस्ट्री भी किस किस को देनी है वो भी एक फैसला होता है। तो एक जो सदस्य चुन के आता है वो तो नहीं कह सकता ना कि मुझे मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। मतलब आप इस फैसले के साथ सहज हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हो। मुझे कोई इस पर मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं है या ऐसे कोई इल फीलिंग नहीं है। और एक तरह से मैं खुश हूँ क्योंकि अभी मैं किताबें लिख पाया हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सका हूँ। जी, नहीं तो मैं इसी मतलब कामकाज में फंसा रहता। इसमें एक बड़ा बढ़िया आपने वाकया जिक्र किया है, रैंक्स को लेकर के आप बात करें। जैसा आपने बताया कि 25 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में अलग अलग बात है, तो उसमें आप एक कर्नल कुमार का वाकया बड़ा बढ़िया बताते हैं। तो वो वाला किस्सा मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आप उसको नरेट करते हैं।
तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रैंक अलग अलग हैं। हाँ। तो आर्मी का कर्नल नेवी में कैप्टन कहलाता है, लेकिन आर्मी का कैप्टन तो बहुत जूनियर ऑफिसर होता है। तो हमेशा इसमें जब नेवी के कैप्टन होते हैं वो उनको लगता है कि हम जब कहते हैं कि मैं कैप्टन हूँ तो मुझे कोई मतलब मेरी सुनवाई नहीं होती, खास करके अगर आप एक आर्मी यूनिट में हो। बिल्कुल। एक आर्मी यूनिट में जब बोलो मैं कर्नल कुमार हूँ तो सभी लोग 10 बार सल्यूट करेंगे। अब बोलो मैं कैप्टन कुमार हूँ तो शायद इतना ये रिस्पेक्ट और इज़्ज़त ना मिले। तो एक पोस्टिंग में वो ऑफिसर जो थे वो एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे, और वो जब उस टाइम इतने मोबाइल वगैरह नहीं थे तो एक्सचेंज के थ्रू कॉल बुक करना पड़ता था जी। तो जब वो कहते थे कि मैं कमांडर ये बोल रहा हूँ, कमांडर कुमार, तो उसका फ़ोन फट से लग जाता था, क्योंकि वो ऑपरेटर के दिमाग में कमांडर मतलब ब्रिगेड कमांडर, तो जो कि और भी सीनियर रैंक है, कर्नल से भी सीनियर है। तो उसका तो फ़ोन फट से लगता था। जब उसका प्रमोशन हुआ वो कैप्टन बना और वो फ़ोन मांगता था ऑपरेटर से, 1.5 2 घंटा कोई फ़ोन ही नहीं, क्योंकि अब वो कैप्टन हो चुका है। क्योंकि वो कैप्टन हो चुका है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने ये समस्या जो है इसका हल कैसे निकाला था। ये वेरी इजी, मैं अपने आप को कर्नल कहने लगा। तो सही बात है, नहीं है तो क्या हुआ? हाँ, तो वो कर्नल ही तो है ना इक्विवेलेंस में। हाँ। तो वो भी एक किस्म के इंटीग्रेशन ही है तीनों सर्विस के बीच में, और फिर से उसका कॉल एकदम थ्रू होता गया। तो दैट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेशन। जब ये हम बात कर रहे हैं तो मैं और भी लोगों से जब बात करता हूँ आर्मी की बहुत सारे, तो एक चीज़ समझ में आती है हमको कि एक जवानों के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक हमको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है रवैये के टर्म्स में भी। जैसे कि कई बार इस तरीके की आपत्ति भी दर्ज कराई गई है कि उनके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं है। इसका क्या सच है? हाउ डू यू थिंक सी दिस थिंग्स? नहीं, ऐसे तो ये गलत फहमी हो है लोगों के बीच में, क्योंकि अफसर है क्योंकि जवान है। ट्रू। जवान है, उनका देखभाल करना है, उनको लड़ाई में लीड करना है, इसलिए तो हम हैं। और जो भी हमें सक्सेस मिलता है, कामयाबी मिलती है, उनके कारण मिलती है, जवानों के कारण। वही तो अटैक में जाते हैं। तो हमेशा हमारी कोशिश तो यही होती है कि उनका सबसे ज़्यादा मतलब ख्याल रखा जाए, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, राशन में हो, इक्विपमेंट में हो, पे एंड अलाउंसेस में हो। काफ़ी सारा समय हमारा उसी में जाता है कि हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा रखना। तो अगर किसी के मन में ये है कि एक गैप है या दरार है ऑफिसर्स और जवान में, उसको शायद आर्मी के बारे में मालूम नहीं है। और आज भी, अभी मुझे रिटायर हुए भी कितने 4 साल हो गए, मुझे अभी भी फ़ोन आते हैं मेरे जवानों के कि कैसे हो साहब। अच्छा। कल भी ढेर सारे फ़ोन आए मेरे जन्मदिन के अवसर पर। जी। अगर हमारे बीच में भेदभाव होते तो वो फ़ोन थोड़ी आते। कई अधिकारी टू अधिकारी भी डिफर करता हाँ, होगा वो शायद। तो वो हर आदमी और हर इंसान में तो फ़र्क होता ही है, लेकिन वो बड़े इस तौर पे देखा जाए, पैमाने पे देखा जाए, तो ऑफिसर्स हर यूनिट और रेजिमेंट में ऑफिसर्स और जवानों के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही गहरा है। जी। एक और बड़ा बढ़िया वाक़या इसमें आता है कि जब आप कमांडर हैं और शायद 2IC भी हैं, और उस वक्त में एक कोई शिकायत आपके पास आती है और फिर आप उसमें रैंक्स को समझा रहे हैं कि कैसे एक ही व्यक्ति 2 रोल्स में भी रहता है, तो वो वाला भी वाक़या बताइए एक बार। तो कई बार होता है कि जैसे आप एक यूनिट में हो, आप यूनिट के सेकेंड इन कमांड हो, लेकिन सीओ साहब छुट्टी पर गए हैं, तो आप अपने आप ऑफिशिएटिंग सीओ भी बन जाते हो, कमांडिंग ऑफिसर भी बन जाते हो। तो अगर एक जवान आपके पास मार्चअप होता है किसी गलती के लिए, तो सज़ा देने का अधिकार जो है वो सिर्फ सीओ के पास होता है। तो उसके नीचे 2IC कंपनी कमांडर वगैरह के पास नहीं होता। तो आपके पास 2 रास्ते खुले हैं, या तो उसको माफ़ करके छोड़ दो, या तो उसको सीओ साहब के पास भेज दो दोबारा सुनवाई के लिए, और फिर सीओ साहब दोबारा या तो उसको छोड़ सकते हैं या सज़ा दे सकते हैं। लेकिन आपने उसको छोड़ा नहीं है और सीओ साहब के पास भेजा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपेक्षा है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो आप खुद ही छोड़ देते। तो कई बार ऐसे भी हुआ कि एज 2IC मैंने उस जवान को सीओ के लिए रेफ़र किया है, लेकिन क्योंकि सीओ साहब छुट्टी चले गए
तो मैं सीओ के रूप में फिर उसी जवान की सुनवाई ले रहा हूँ और फिर छोड़ दिया है क्योंकि अब मेरा देखने का तरीका बदल ओआईसी के तरफ से नहीं है लेकिन सीओ के तरफ से देख रहा हूँ। तो हर रैंक के साथ आपका उसी चीज़ को देखने का जो है व्यू जो है बदल जाता है। कि पहले आपको था कि चलो आगे निर्णय लेने वाला है कोई, अगर माफ़ करना होगा तो कर वो दिया कर जाएगा। देगा, या सज़ा देनी है तो वो कर देगा। लेकिन जब सज़ा देने की बात आती है फिर आपको 3 बार और सोचना पड़ता है। जी। तो ये नहीं कि अंधाधुंध सज़ा देते रहो। एक इशू इधर बड़े चर्चा में सर एनएफयू का, और जो नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का इशू है, इसको लेकर के अभी मैं एक आर्मी के कर्नल मुकुल हैं, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने बोला है, द गवर्नमेंट बीट्रेज द आर्म फोर्सेज इन द एडिशनल ऑफ एफिडेविट filed by the government has denied the NFU to the armed forces mainly on the grounds of significantly large financial implications. आर्मी के जवानों का एक कहना है, मतलब अधिकारियों का, कि हमारा पिरामिड का स्ट्रक्चर है, एक समय बाद हमको ऊपर की पोजीशंस ही नहीं मिलती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मेजर जनरल तक या लेफ्टिनेंट जनरल तक जा पाते हैं, उसके पहले ही टेन्योर ख़त्म होना पड़ता है। तो उनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं ए ग्रेड की जिनमें उनको ये फ़ायदे मिलते हैं बट हमें नहीं मिल रहे हैं, और आपके पास तो ये ज़रूर लोग लेकर के आते ही होंगे इस समस्या को। तो क्या है इसका समाधान? ये केस जो है वो कई सालों से कोर्ट में है और इसके ऊपर अभी फाइनल फैसला मैं बोलूँगा कि नहीं हुआ है। अच्छा। तो अभी भी अपील्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस वक्त इसके ऊपर कुछ कहना जो है ना मेरा सही नहीं होगा। अच्छा। जब तक आखिरी फैसला नहीं आता। आपकी कोई राय इस पे? तो इस जो एक मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा इस पर कोई टिप्पणी देना जो है ना सही नहीं होगा। ठीक है, समझते हैं हम। एक सर शिमला के आर्मी ट्रेनिंग का वाकया आपने बताया है, वहाँ पर कमांड वाला एक है कि जहाँ पर कर्नल जीएस पाक, कर्नल जीएस चाइना करके बुलाया जाता था और फिर इस वजह से बड़ी दिक्कत आने लगी। तो वो भी बड़ा मज़ेदार वाकया है, वो बताइए। वो भी उसी चैप्टर में मेरे ख्याल से कर्नल कुमार वाले चैप्टर में ही, क्योंकि ना सिर्फ एक अपना रैंक होता है लेकिन एक अपॉइंटमेंट भी होता है। तो कर्नल आप कमांडिंग ऑफिसर भी हो सकते हो, और जब वो पद छोड़ के आप स्टाफ में जाते हो तो आप कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हो या कर्नल जनरल स्टाफ बन सकते हो। तो आरट्रैक में कर्नल जनरल स्टाफ के भी सब पार्ट्स है। जो कर्नल पाकिस्तान के बारे में सब कुछ देखता है तो उसको कर्नल जीएस पाकिस्तान कहलाया जाता है। अच्छा। लेकिन वो पाकिस्तान का कर्नल नहीं है। हाँ। वो इंडिया का ही कर्नल है। उसी तरह कर्नल जीएस चाइना है, वो सारे चाइना कोई भी चाहे अखबार में कुछ आए या कहीं और आए वो पहले उसके डेस्क पर पहुंचेगा कि आप इसके ऊपर गौर करो कि क्या, मतलब ऐसे एक डिपार्टमेंट टाइप। तो उसी तरह जब ये ऑफिसर, और आपको मालूम है फिशिंग कॉल तो आते ही हैं, लोग बाहर से फ़ोन करते हैं कि मैं कर्नल फलाना फलाना बोल रहा हूँ, ये बताइए मुझे कि ये यूनिट कहाँ पर है। तो हमारे रेडियो ऑपरेटर और टेलीफोन ऑपरेटर जो है उनको भी बता रखा है कि किसी को ऐसे खबर नहीं देनी है, कौन बोल रहा है, क्या नंबर है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके तभी उससे बात करनी है। तो जब इतना हमने उनको सेंसिटाइज किया है ऑपरेटर को, और उसी ऑपरेटर को अगर फ़ोन आता है कि मैं कर्नल जीएस पाकिस्तान बोल रहा हूँ, वो तो एकदम तो घबरा जाएगा ही ना कि पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है। तो इसलिए वो भी घबरा जाता था, उस अफसर को फिर सुनता नहीं था कि उसको बताया गया कि ऐसे कोई फिशिंग कॉल आता है तो तुरंत कॉल बंद करना है, आगे मतलब बात ही नहीं करनी। तो वो अफसर भी हैरान होता है कि मेरा पता नहीं मेरी क्या गलती है कि मेरा कोई कॉल ही थ्रू नहीं हो रहा। तो जब ऐसे पता चला और दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगे, अफसर ऑपरेटर की शिकायत कर रहा है और ऑपरेटर शिकायत कर रहा है कि मेरे फिशिंग कॉल आ रहे हैं, तो फिर हमने कहा कि ठीक है आप अपना अपॉइंटमेंट मत बताना, सिर्फ नाम ही बताना, ताकि ये ऑपरेटर के दिमाग में ये तो ये पाक और चाइना हटाओ ताकि ऑपरेटर के दिमाग में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं कहीं फंस तो नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। आम पब्लिक अक्सर आर्मी से सबसे ज़्यादा उस दिन कनेक्टेड फील करती है जिस दिन हम रिपब्लिक डे परेड देखते हैं, और उस दिन सभी की निगाहें अपनी अपनी जो टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं उनकी होती है, या फिर जो दिल्ली में रह रहे हैं वो आकर के देख पाते हैं। तो आपने परेड को कमांड भी किया है,
तो एक बार हमको वो बताइए कि कैसे होती है, पूरी इसकी तैयारी कैसे होती है, आपकी जिम्मेदारी उसमें क्या होती है, और इतनी बड़ी चीज़ को हम देखते हैं कि एकदम सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता है, सब कदम से कदम मिल रहे होते हैं, हवा में सब कुछ संयमित है, ये सब इतना मैनेज कैसे हो पाता है, इतना डिसिप्लिन कैसे दिख पाता है हमें? नहीं, जो रिपब्लिक डे परेड की जिम्मेदारी एमओडी की होती है, और फिर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन इस पूरे को अंजाम लगाना वो आता है हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया के ऊपर। अच्छा। और जो जीओसी दिल्ली एरिया होता है, जो मैं था उस साल, जीओसी दिल्ली एरिया, वो पूरी कोऑर्डिनेशन की कार्रवाई उनके कंधे पर होती है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट है, ना सिर्फ आर्मी कंटिजेंट है, लेकिन सिविल स्कूल्स, कॉलेजेस के कंटिजेंट है, वो स्टेट के टैब्लो है, और सभी का काम करने का तरीका भी अलग है। तो इन सभी लोगों को इकट्ठा करना वो एक 2-3 महीने का काम है। हम लोग हमेशा सिर्फ आखिरी वो 90 मिनट ही देखते हैं जो असली परेड का है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है वो लोगों को पता नहीं चलता। कितनी दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है? तकरीबन 3 महीने पहले तैयारी शुरू होती है। एक अलग से कैंप लगता है रंगपुरी में, यहाँ के सारे कंटिजेंट आकर रहते हैं, इंक्लूडिंग सिविल कंटिजेंट और स्टेट के टैब्लो वगैरह, और वहीं से सारा काम शुरू होता है। और परेड के दिन 2-2:30 बजे कार्रवाई शुरू होती है रात को। अच्छा। परेड शुरू होने से 4-5-6 घंटे पहले। तो इतना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो इसमें सिविलियंस, जैसे आर्मी के जो लोग हैं उनकी तो चलिए ट्रेनिंग है, पहले से ट्रेंड हैं, बहुत डिसिप्लिन है ऑलरेडी, उनके साथ उनको ट्रेन करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? मतलब स्कूल के बच्चों को आप लोग नहीं, वो तो उनके जो इंस्ट्रक्टर है, वो जो नाच गाना पेश करते हैं या जो स्टेट के टैब्लो को बनाना, वो सारा तो उनकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है उनको सही टाइम पे सही जगह लाना और सही क्रम में छोड़ते रहना। वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। लेकिन वो जो टैब्लो है या जो स्कूल के बच्चे भंगड़ा कर रहे हैं या लेजिम का ये कर रहे हैं, वो तो वो खुद ही करेंगे। ये नहीं कि मैं उनको लेजिम सिखाना शुरू करूं। बिल्कुल। एक कहानी जब मुझे पता चली कि कैप्टन मुल्ला की, जो आपने कहानी महेंद्र नाथ मुल्ला की, वो अपने आप में कितनी, मतलब लोग इसकी बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और वो इसमें आपने लिखी है, उसके बारे में बताइए। ये 71 की लड़ाई में INS कुकरी, और ये जो एक एंटी सबमरीन शिप थी, वो पाकिस्तान के सबमरीन ने ही टॉर्पीडो मारा और वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ और उसकी वजह से वो डूब गई। तो एक ट्रेडिशन है नेवी में दैट कैप्टन गोज़ डाउन विद द शिप, और इनके कैप्टन जो थे, कैप्टन मुल्ला, उन्होंने भी उस परंपरा को देखते हुए वो भी अपने शिप के साथ नीचे चले गए। लेकिन ये एक परंपरा है, ये कहीं रिटन ऑर्डर नहीं है। और ये मैंने बताने की कोशिश की है कि ये परंपरा का जड़ कैसे हुआ। और ये इसका जड़ ऐसे हुआ कि एक स्टीमशिप थी SS जेड्डा, जो पिलग्रिम्स को ले जा रही थी साउथ ईस्ट एशिया से सऊदी को, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ अभी सारा वो ये ब्लॉकेड वगैरह चल रहा है, उसी एरिया के आसपास एक तूफ़ान आता है और वो कैप्टन घबरा के लाइफ बोट में भाग जाता है। अच्छा। ये सोच के कि ये तो शिप गई, लेकिन उसकी किस्मत कि एक दूसरी शिप आती है और इस शिप को वापस ले आती है पोर्ट में, और उसी पोर्ट में ले आती है जहाँ वो कैप्टन भाग के गया था। अच्छा। और जिसने बोला था सभी लोगों को कि मेरी शिप तो डूब गई, मैं ही बस बच गया, मैं और 2 लोग। तो वो जब शिप आती है तो लाजिम है कि बहुत ही हंगामा हो गया, सवाल और सब तब से वो ये कहा कि नहीं, कुछ भी हो कैप्टन शिप को नहीं छोड़ सकता। और वही फिर इसका और बढ़ावा मिला जब टाइटैनिक का किस्सा हुआ। तो टाइटैनिक का कैप्टन भी अपने शिप के साथ नीचे चला गया। तो एक किस्म से ये अनरिटन रूल बोलो या परंपरा, ये कैप्टन गोज़ डाउन विद द शिप। लेकिन ये कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं, नियम नहीं है, ना ही ज़रूरी है। अगर आप समझते हो कि मैंने जो भी मैं कर सकता था वो किया है मैंने, जितने लोगों को मैं बचा पाया सबको बचा लिया मैंने,
और फिर अगर आप अपने आप को बचाते हो तो उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। गढ़वाल राइफल्स के एक सैनिक हैं जसवंत सिंह रावत, बहुत बढ़िया उनके बारे में, लेकिन मैंने ये तो कहीं खैर पढ़ा था, बट उनके बारे में भी आपने बताया है और वो भी बड़ा अद्भुत किस्सा है जसवंत सिंह रावत साहब का। ये 62 की लड़ाई का किस्सा है। चीन वाली लड़ाई। हाँ, इंडिया चाइना 62 वॉर, जब PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमला किया और 62 में हम इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, तो हमारी फ़ौजें धीरे धीरे पीछे जा रही थी। तो जसवंतगढ़, जो अभी नाम पड़ा है जसवंतगढ़, उस वक्त तो जसवंतगढ़ नहीं था उसका नाम। अच्छा। वो एक आर्मी का पोस्ट ही था। तो यहाँ जसवंत रावत ने वो मोर्चा संभाला और विड्रॉ करने से इनकार किया। इनकार मतलब वो नहीं गया बाकी लोगों के साथ, और वो और 2 और उसके साथ लोकल औरतें थी, तो उनके साथ मिलकर उसने ऐसे दर्शाया कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। अच्छा। कभी इधर फायर करके, कभी उधर फायर करके, उन औरतों की मदद लेके हथियार इधर से उधर करना, कभी वो फायर करते थे वो। तो उस जिसकी वजह से चीनियों का जो एडवांस जो है काफ़ी देर के लिए रुक गया। 48-72 घंटे के लिए वो एक अकेला आदमी इन 2 लोगों के साथ वो उस मोर्चे को संभाले रखा, जिसकी वजह से बाकी लोगों को और टाइम मिला तैयारी करने के लिए। और इन 2 लड़कियों का नाम था सेला और नूरा। अच्छा। तो अभी लोग कहते हैं कि कई जगह के नाम, जैसे सेला पास है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सेला पास का नाम सेला के ऊपर आया है। तो पास का नाम पहले आया या लड़के का नाम पहले आया, ये पता नहीं वो पता नहीं। वैसे ही नूरानांग फॉल्स है। हाँ। नूरानांग वो वैली भी है। हाँ। जिसके कोने पे ये जसवंत, और उस वक्त तो आर्मी पोस्ट था, लेकिन जसवंत सिंह रावत का बहादुरी देखते हुए उस एरिया को अभी नाम दिया है जसवंतगढ़। वो क्योंकि सम्मान में अभी सम्मान में अभी नाम दिया है, और वहाँ पर उसका मेमोरियल है। और जितने भी आर्मी कॉन्वॉय जाते हैं, जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, सभी लोग वहाँ जाके वहाँ एक बार सत श्री अकाल तो ज़रूर बोलते। यहाँ हमने अपने सेना के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके तो किस्से की बात की ही। इसमें एक बड़ा, एक खच्चर का, म्यूल का भी एक बड़ा बढ़िया किस्सा है, और नाम है पेडोंगी। तो पेडोंगी का जिक्र आया है, वो भी बताइए। तो पेडोंगी एक आर्मी में खच्चर था। तो खच्चरों को वैसे नाम नहीं दिया जाता। वैसे क्या ये कोई यूनिट होती है प्रॉपर, जो प्रॉपर यूनिट ही होती है? अभी भी खच्चर इस्तेमाल? अभी खच्चर के भी यूनिट हैं, अभी भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। तो ASC यूनिट 80 एनिमल ट्रांसपोर्ट से जाने जाते हैं, इनमें खच्चरें होते हैं। उसका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है कि एक सेक्शन में कितने खच्चर, एक ट्रूप में कितने, और खच्चर अपने हूफ नंबर से जाना जाते हैं। अच्छा। उनके हूफ में नंबर लिख दिया जाता है, हूफ नंबर 1 to 4 ऐसे। तो 71 की लड़ाई में, और पेडोंगी का सर्विस शुरू हुआ था ईस्ट में, लेकिन 71 की लड़ाई में वो म्यूल और उसकी यूनिट वेस्टर्न फ्रंट पे थी, और एक कई एम्बुश वगैरह में वो ये हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। और फिर पाकिस्तानी भी उसी म्यूल के तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उनके ऊपर भी लोड डालते थे। तो एक टाइम जब ये एक मशीन गन और कुछ एम्यूनेशन उस खच्चर के ऊपर लोड था, तो ये खच्चर भाग जाता है पाकिस्तान से और घूम घाम के अपना रास्ता ढूंढ के वापस अपने यूनिट में आता है। कैसे आता है? माइनफील्ड के थ्रू, जहाँ इतना खतरा था फायरिंग के बीच में, लेकिन वो म्यूल वापस आ जाता है। तो इस बहादुरी को देखते हुए फिर उनके जो CO है और कमांडिंग ब्रिगेड कमांडर वगैरह, वो कहते हैं कि नहीं, इसका भी एक साइटेशन बनाओ, जैसे जवानों का बनता है। तो वो साइटेशन बनता है, और क्योंकि अभी ये म्यूल फेमस हो गया, फिर उसका नाम दिया गया पेडोंगी। अच्छा। जो एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, जब शायद इसका सर्विस, इस म्यूल का सर्विस शुरू हुआ, और पेडोंगी को एक खास सम्मान दिया गया, एक स्पेशल ब्लैंकेट दिया गया वगैरह वगैरह, वो दिखाने के लिए, क्योंकि वो भी एक बहादुरी है, एक वीर चक्र के बराबर आप कह सकते हो। अच्छा। अगर एक तुलना कर। इनकी भर्ती कैसे होती है
ये ट्रांसपोर्ट वाले? ये हमारा एक RVC सेंटर एंड स्कूल है, रिमाउंट वेटरनरी कोर, मेरठ में। अच्छा। हमारे ब्रीडिंग सेंटर भी हैं, तो इनकी ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। और आमतौर पे कच्चर 12-14 साल सर्व करते हैं, लेकिन पेडोंगी क्योंकि वो एक इतना फेमस म्यूल था, उसको लगातार सर्विस में ही रखा, लेकिन इसके बाद उसके ऊपर दोबारा लोड कभी नहीं चढ़ा, सम्मान के तौर पे। और कुछ 30-35 साल के बाद बरेली में उनका डेथ हो गई। और ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है, लॉन्गेस्ट सर्विंग म्यूल इन द वर्ल्ड। और अभी पेडोंगी के नाम पे ASC एक अपने लाउंज को भी पेडोंगी लाउंज का नाम दिया है। तो वो सम्मान अभी भी और ऐतिहासिक तौर पे अभी भी चला जा रहा है। पेडोंगी का नाम जो है वो ऐसे ख़त्म नहीं होगा, वो भविष्य में भी बना रहेगा। बताइए, ताकि बाकी भी जो म्यूल हैं वो भी उससे प्रेरणा ले सकें। आई होप दे अंडरस्टैंड। तो इसके अलावा सर, आपने चीयरिंग पार्टी का बड़ा बढ़िया जिक्र किया है। एक तो कि आप जब थे उस वक्त में और अभी में क्या बदलाव आ गया है चीयरिंग पार्टी में, क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी तो आप लोग भी जेनजी लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो शायद उसमें भी कुछ चेंजेस आए होंगे तब के सेलिब्रेशंस में, आपके सेलिब्रेशन में। आप शायद लीमा स्क्वाड्रन में थे। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से वो चीज़ें तो वही रहेंगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो तो तकरीबन वही रहती है। स्पोर्ट्स, खेलकूद जो है वही रहते हैं। मैचेस, इंटर कंपनी, इंटर स्क्वाड्रन मैचेस भी लगातार चलती ही रहेंगी। तो उसमें मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। ज़रूर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें तो कंटेंट बदली होगा, क्योंकि जो मैंने ट्रेनिंग की उस वक्त इतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, उस वक्त जैसे ड्रोन्स नहीं थे। तो लाजमी है कि अभी जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव हुए हैं इतने सालों में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ट्रेनिंग तो हमेशा वो एक लगातार एक प्रोसेस होता है। कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं, नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं ज़रूरत के मुताबिक। नहीं, यहीं से मेरे मन में एक चीज़ ये आ रही है कि जैसे हर जगह पर ये लोग बाग बहुत सवाल उठाते हैं कि अभी की जो जनरेशन आ रही है वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है। क्या इस तरह की आप लोग जब नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी कम उम्र में जाता है इंसान, 18-20 की उम्र में लोग चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या आपके अधिकारियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो बाकी कॉर्पोरेट में मैनेजर्स को सामना करना पड़ रहा है? सभी को लोगों को लगता है कि मेरे बाद में आने वाले सारे लोग बेवकूफ़ हैं। मैं ही अच्छा था। तो जब मैं गया हूँ NDA में, या जी, मुझे देखकर भी मेरे सीनियर ने भी शायद यही सोचा होगा कि पता नहीं कि कैसे लोग भेजते हैं आजकल। तो ऐसे बात नहीं है। हर जनरेशन अलग होती है, हर जनरेशन को समझना पड़ता है कि इनके दिमाग में क्या है, इनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक NDA और IMA और हमारे ट्रेनिंग एकेडमीज़ का सवाल है, और हम रगड़ा दे के सबको एक फिट बना देते हैं। और वो आप फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, सिंपल एंड स्ट्रेट। पास तो कोई होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोसेस तो बहुत ही कठिन है, और इसमें कोई छूट नहीं दी जाती। ज़रूर आपको 2 चांस देंगे, 3 चांस देंगे, 5 चांस देंगे, लेकिन अगर अपने वो एंड्योरेंस रन इतने मिनट में ख़त्म करना है तो इतने मिनट में ख़त्म करना ही है। आप नहीं करोगे तो आपको रेलीगेट किया जाएगा, 6 महीने आप डाउन जाओगे, 3 बार रेलीगेट होगे तो आपको निकाल दिया जाएगा एकेडमी से। तो आपकी मर्जी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। तो वीकनेस तो हम हो सकता है जब वो आए वो वीक हो, लेकिन ट्रेनिंग के ज़रिए हम उसको मजबूत बनाएंगे, उसका स्टेमिना बढ़ाएंगे, उसका एंड्योरेंस बनाएंगे, शक्ति बढ़ाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको काबिल बनाएं। हमारा मकसद ये नहीं है कि उसको निकाल देना है, हमारा मकसद है कि उसको काबिल बना के पास आउट कराए, ताकि वो अफसर बन सके या रिक्रूट जवान सिपाही बन सके। तो यही तो ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग ऑफिसर की काबिलियत है। बिल्कुल सही बात कि आप 0 से लेकर बंदे को 10 तक पहुंचा सकते हो। अगर आप 0 पे आया है और 6 महीने के बाद 0 पर ही है, तो फिर गलती वो जवान की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उसको ट्रेन नहीं कर पाए हो। और यही मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट में भी वही होना चाहिए कि नया जो फ्रेशर आता है तो वो सारी चीज़ें तो नहीं मालूम होंगी उसको, या कहा जहाँ हम अभी बैठे हैं, नए
फ्रेशर को तो नहीं मालूम होगा कि लाइट कैसे लगते हैं, कैमरा कैसे लगते हैं, तो वो ट्रेनिंग के ज़रिए बनेगा। बिल्कुल। लेकिन 6 महीने के बाद भी अगर वो लाइट उल्टे दिशा में लगा रहा है तो गलती फिर उसकी नहीं है, उसका जो सीनियर है उसकी है। बिल्कुल सही। और इसलिए हम और आपने ये पहले भी बात की ना ट्रेनिंग के बारे में और जवान और अफसर, तो हम तो यही करते हैं कि हमारे जवान हम उसको कैसे हम काबिल बनाएं, कैसे उनको और अच्छा अच्छा जो है बनाते रहें। तो देखो भाई, जेनजी को क्लीन चिट दे दी है मनोज मुकुंद साहब ने। खैर, आपकी सबसे डिफ़िकल्ट क्या बोलूँ, चैलेंजिंग पोस्टिंग क्या रही है आपकी, जो आपको लगता है कि ये मेरी सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग थी? मेरे ख्याल से सभी आर्मी ऑफिसर्स को जो अपना कमांड टेन्योर होता है वो सबसे चैलेंजिंग टेन्योर और सबसे महत्वपूर्ण टेन्योर होता है। और एम्बिशन भी वही होता है कि मैं अपने यूनिट को कमांड करूं कर्नल के रैंक में, चाहे वो आर्टिलरी रेजिमेंट हो या इन्फेंट्री बटालियन हो या सिग्नल हो या इंजीनियर। तो वही होता है कि मैं इस दर्जे पे पहुंचूं। और वहीं पर आप अपने सर्विस के 15, 18, 20 साल लगाते हो वहाँ तक पहुँचने में। कर्नल के रैंक में पहुंचने में, और उसी टुकड़ी में या यूनिट में। तो वो आपका सबसे पहला मतलब एम्बिशन होता है। और कर्नल की कमांड मेरे ख्याल से मेरी यूनिट की कमांड मेरी सबसे अच्छी कमांड रही है। अच्छा, तब आप कहाँ पोस्टेड थे? तब मैं श्रीनगर के आगे जैनाकोट में था। 2 राष्ट्रीय राइफल्स की मैंने कमांड की। और उस वक्त आतंक का काफ़ी प्रभाव था उस एरिया में। जो मेरे यूनिट के जवानों ने, अफसरों ने काम किया है उसके वजह से हमारे एरिया में तो सुख शांति थी। अच्छा, और जब आप कमांड करते हैं तो आपके अंडर में कितने लोग होते हैं लगभग? तो नॉर्मल जो इन्फेंट्री बटालियन है उसमें तकरीबन 800 लोग होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स में 4 नहीं 6 कंपनियां होती हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय राइफल्स में तकरीबन 1000 लोग होते हैं। अच्छा, और राष्ट्रीय राइफल्स कहाँ कहाँ पोस्टेड है? राष्ट्रीय राइफल्स सिर्फ JNK में है। सिर्फ JNK में, तो उसके लिए खास बनाया गया है। हाँ, फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ड्यूटीज़ के लिए खास करके 1990 में ये राष्ट्रीय राइफल्स का गठन हुआ। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स में जो नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियंस है उन्हीं का पोस्टिंग हुआ राष्ट्रीय राइफल्स के बटालियंस को खड़े करने के लिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पहले 4 जो है RR बटालियंस 1990 में इनका रेजिंग हुआ। और उसके बाद अभी मेरे ख्याल से 46 RR बटालियंस हैं। ठीक है। क्या आर्मी में भी नेपोटिज़म है? बहुत बार ये लगता है कि भाई अधिकारी हैं, अधिकारी क्या बेटा भी फिर अधिकारी हो गया, और ये हम लोग को तो यही सुनने को मिलता है, बाकी बेहतर आप बता पाएंगे। नहीं, एक परंपरा के तौर पे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफिसर तो ज़रूर है। जवान भी सेकंड जनरेशन, परदादा भी आर्मी में थे, दादा भी आर्मी में थे, पिताजी भी आर्मी में है। तो लेकिन दौड़ तो उसी को करना है, वो पिताजी तो आकर दौड़ेगा नहीं ना उसकी जगह पे। तो नेपोटिज्म नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन सेंटर में जाते हैं तो हो सकता है उसको थोड़ा सा छूट दे क्योंकि उसके पिताजी फौज में थे, लेकिन एक बार एकेडमी में पहुंच गया तो शर्तें तो उसी ने पूरी करनी है। पिताजी के नाम पर तो शर्तें पूरी नहीं होंगी। एग्ज़ाम तो उसी ने, रिटन एग्ज़ाम तो उसी ने देना है। रिटन एग्ज़ाम तो इंडेक्स नंबर पर होता है, किसी को मालूम नहीं किसके फादर कौन है और मदर कौन है। तो मेहनत तो उसको खुद ही करनी पड़ती है। ये मेहनत के बगैर चाहे आपके पिता कोई भी हो, आप नहीं पास हो सकते। तो नेपोटिज्म मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता आर्मी में। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके फादर जनरल थे तो आप ही जनरल बनोगे। मेरे अंकल मेजर जनरल थे, लेकिन उनका बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ, वो कर्नल भी नहीं बने, जनरल तो नहीं बने। तो हर एक की काबिलियत के ऊपर ही आप फौज में ऊपर जाओगे। नहीं, आधिकारिक तौर पर कोई कोटा है एक्स सर्विसमैन का या कुछ नहीं, कुछ नहीं है? ठीक बात है। प्योरली ऑन मेरिट। अभी हम जितना देख रहे हैं कि हर तरफ, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इधर पाकिस्तान के साथ में हमारे साथ जो भी हो रहा है, इधर हम ईरान वॉर वगैरह देख रहे हैं, जब भी इस तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट आसपास हो रही होती है तो अगर मान लीजिए दूर भी है वो हमसे काफ़ी, तो क्या
हमारी तैयारी अलर्टनेस बढ़ जाती है क्या? ऐसा कुछ हम फॉलो करते हैं एज एन आर्मी? नहीं, अगर लड़ाई दूर हो रही है तो अलर्टनेस तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे रशिया यूक्रेन में हो या मिडिल ईस्ट में हो, तो उसके ऊपर ज़रूर हमारा ध्यान तो जाता ही है कि क्या हो रहा है, कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, कौन से नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से नई टेक्नोलॉजी आ गई है रणनीति में, उसके वजह से हमें क्या क्या बदलाव लाने चाहिए। तो ये कार्रवाई जो है एक लर्निंग प्रोसेस, वो तो लगातार चलता रहता है। ये नहीं कि वहाँ कुछ हो रहा है तो हम अपना जो 20 साल पहले से करे आ रहे हैं उसी के ऊपर लगे रहेंगे। तो ज़रूर हम सीख लेते हैं जहाँ पर भी दुनिया भर में कोई लड़ाई लगी हो, और उसमें से देखते हैं कि हमारे लिए क्या लागू है। ये ज़रूरी नहीं कि रशिया यूक्रेन जहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, 6-6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, तो शायद वो पूरे भारत के लिए लागू नहीं होगा। हो सकता है उसमें से जो कुछ एक सबक है वो लागू होंगे सिर्फ JNK में, वो भी लेह लद्दाख के क्षेत्र में, वो बाकी जगह लागू नहीं होंगे। कुछ हो सकता है कि वहाँ पे कोई टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी कामयाब हो, लेकिन वो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के जंगल में कामयाब नहीं होगी। यहाँ तो जहाँ डेजर्ट है वहीं हो कामयाब होगा। तो हमें ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मतलब इग्नोर भी नहीं कर सकते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का सर ये कहना है कि हमें देखने के तौर पर लगता है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमारा असली दुश्मन चीन है। क्या हमारी फोर्सेस को भी यही लगता है कि हाँ ये बात सच है? नहीं, ना सिर्फ फोर्सेस को, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने भी कहा था कि नंबर 1 एनिमी इज़ चाइना। तो कहीं लॉन्ग टर्म में सबको मालूम है कि चाइना जो है हमारा बड़ा पड़ोसी देश है। उनकी आर्मी हमारे आर्मी से न्यूमेरिकली बड़ी है, लेकिन न्यूमेरिकली बड़ी होने का मतलब ये नहीं कि वो हमारे ऊपर छा सकते हैं, क्योंकि हमारे जवान सेकंड टू नन है। और हमें एक दिखा के भी हमने रखा है कि हमारे जवान जो है ना किसी का चुनौती का जो है सामना कर सकते हैं और ऊपर मतलब आ सकते हैं। लेकिन हाँ, चाइना देखा जाए और पाकिस्तान देखा जाए तो ऑब्वियसली चाइना के तरफ से जो खतरा है वो ज़्यादा है। और इन दोनों देशों के अलावा क्या जिनकी बहुत बात नहीं होती उनमें भी कोई ऐसा है जो थोड़ा सा नोटोरियस कंट्री है, जो कंपैरेटिवली हम लोग को उतना ना पता चलता हो, लेकिन हाँ वो दिक्कत का सामना जिनसे पेश करना पड़ता है हमें? नहीं, ऐसे तो बात नहीं है, क्योंकि इन देशों के साथ भी अगर हमारा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारी बाउंड्री जो है वो तय नहीं हुई है, और अनसेटल्ड बाउंड्री की वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर बाउंड्री प्रॉब्लम सेटल हो जाए, अगर LC की समस्या सेटल हो जाए और LAC की समस्या सेटल हो जाए और एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए दोनों, तो अपने आप ये जो दुश्मनी की भावना जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। अभी म्यांमार के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर तय है, वहाँ कितना 1464 या ऐसे कुछ किलोमीटर बाउंड्री है। वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसे आमने सामने तो कोई बैठा नहीं है। तो उसी तरह बाकी बॉर्डर भी अगर ये जो समस्या सुलझ जाती है तो वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट कम हो सकती है। आपने इस किताब में एक बड़ी बढ़िया बात बोली, जहाँ से आप किताब ही शुरू करते हैं, कि हम जो सिविलियन और आर्मी के बीच में जो भी ब्रिज के तौर पे इसको रखना चाहते हैं, कि जो लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो समझ पाएँ। डू यू थिंक कि किसी तरीके का कोई गैप है उतना अच्छे से, क्योंकि आर्मी का उतना एक्सपोजर नहीं होता पब्लिक के बीच में, ख़ास तौर से अगर कैंटोनमेंट वगैरह से दूर कोई रह रहा है, और कैंटोनमेंट एरिया भी बहुत दूर दूर बनाए जाते हैं शहर से, ऐसा माना जाता है कि एकदम अलग जगहों पर होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई गैप है लोगों के बीच में और जो अपनी फोर्सेस हैं उनके बीच में? हाँ, ज़रूर। फ़ौज के बारे में जो है, और जब मैं फ़ौज कहता हूँ मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो फ़ौज के बारे में जानकारी आम आदमी में, नागरिक में काफ़ी कम है। लेकिन वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, हम कैंटोनमेंट में होते हैं, हमारे साथ मेल मिलाप के मौके भी कम होते हैं, तो वो जानकारी हासिल भी कैसे करेगा? तो ये गैप तो होगा ही। तो ऐसे किताबों के ज़रिए, या हम आर्मी मेले करते हैं, अभी जो आर्मी डे परेड है
वो अलग अलग जगह में हम ले गए हैं। बेंगलोर में किया है, लखनऊ में किया है, पिछला आर्मी डे परेड जयपुर में हुआ जहाँ ज़्यादा लोग आर्मी को देख पाए। तो इन तरीक़ों से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिटीजन्स को अपनी फ़ौज के बारे में पता चले। वो भारतीय सेना वो भारत की सेना है। तो भारतवासियों को अपने सेना के बारे में जानना भी ज़रूरी है और उसके ऊपर गर्व भी होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब हम आपस में बात करेंगे। एक सवाल जब मैंने अपने कुछ दोस्तों से बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जो फ़ौज में हैं इस वक्त में, उन्होंने बोला कि एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि इधर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले हैं, जो सर्विंग हमारे अधिकारी हैं या जवान हैं, जब वो बाहर आए सिविल एरियाज़ में आए तो कई हम श्रृंखला देखते हैं कि कहीं पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है, कहीं वो गए हैं तो पुलिस रास्ता नहीं दे रही है। अभी हाल फिलहाल का भी मामला है ये। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ऐसी कोई शिकायत आती है या कि भाई ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, अब इसमें आपका क्या रवैया होता है या आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई हम देश के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हम इतनी दूर पड़े हुए हैं अपने घरों से, और जस्ट बिकॉज कि हमारा ज्यूरिडिक्शन अलग है, आप हम पे इस तरह से आकर के अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे तो वो हम नहीं सहेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके मामले कई सारे हैं, उन्होंने मेरे को बाकायदा बताया कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये इस पे दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो कि हर किस्सा अलग से होता है और उस मौके पे किसने क्या किसको बोला, किसने पहले आवाज़ उठाई, किसने पहले गाली दी, वो उसका मतलब छानबीन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एंड में कोई मार पिटाई हुई है तो इसके लिए हर किस्से का हम ज़रूर छानबीन करते हैं और अगर सिविल अधिकारियों का दोष है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये किस्से जो हैं, अभी मान लो टोल प्लाज़ा से रोज़ 1000 आर्मी ऑफिसर निकलते होंगे और जो इज़्ज़त के साथ बैरियर खोल के बोलते हैं कि प्लीज़ जाइए, आप हमारे फौज के हैं, चाहे ऑफिसर हो चाहे जवान हो, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन एक जो ऐसे केस हो जाता है वो एकदम उठ जाता है, तो 1000 भूल जाते हैं और एक ही पब्लिसिटी में आ जाता है। तो लोग सारे देश भर में अपने काम कर रहे हैं, इज़्ज़त भी हमें मिलती है, लेकिन वो सामने नहीं आता। तो सिर्फ एक दो किस्से ऐसे होने से ऐसे नहीं समझना चाहिए कि पूरे सिविल पॉपुलेशन हमारे खिलाफ़ है या वर्दी के ख़िलाफ़ है या आर्मी के ख़िलाफ़ है। अच्छे लोग भी हैं और ज़्यादातर अच्छे लोग ही हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आधा तो बदमाश होता ही है। तो उसके वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब नहीं बोलना चाहिए। इस किताब को पब्लिश होने में सारे चेक्स आपने पास करवा लिए? जी, सब क्लियर है? सब क्लियर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये किताब अच्छी लगेगी और जो भी फीडबैक मिलेगा उससे मैं तो और भी खुश होऊंगा। और अगर मैं ये नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि ये तो पेड इंटरव्यू किया है तुमने। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो मैं तो यही कहूँगा कि एक सवाल मेरे से अभी कई बार पूछ चुके हैं पिछले 2 साल। मैं कहता हूँ कि आगे देखो, फ्यूचर देखो। इस पे भी कोई रिग्रेट नहीं है? वो रिग्रेट नहीं है, वो किस्सा ख़त्म हो गया, वो चैप्टर बंद हो गया। उसके बाद 2 किताबें लिखी हैं, तीसरे पर काम चल रहा है, वो अगले साल। किसी ने नसीहत नहीं दी आपको कि अरे आप आराम करिए ना साहब, काहे परेशान हो रहे हैं? ये किसी ने नहीं बोला आपको? मैं तो परेशान हुई नहीं। परेशान होने की क्या बात है, इतने सारे चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। घूमना फिरना है, मैं लेक्चर देता हूँ, किताबें लिखता हूँ, गोल्फ खेलता हूँ, पेंटिंग करते हैं, स्विमिंग नहीं, पेंटिंग तो नहीं, वो किसी ने विकिपीडिया पे डाला है? विकिपीडिया में कई चीज़ें डाले हैं। बट विकिपीडिया में यही मैं इमेजिन तो नहीं कर पा रहा था ऐसे पेंटिंग करते हुए। पेंटिंग भी लिखा है, गार्डनिंग भी बोला है, जितने भी चीज़ें हैं वो सारे डाल दिए उसमें। तो पेंटिंग तो नहीं, लेकिन हाँ गोल्फ खेलते हैं, इतने सारे चीज़ें करने के लिए। स्विमिंग जाता हूँ। तो जब इतने सारे चीज़ें, तो पुराने बातें पे क्यों अटके रहना है? कल का देखो, बीते हुए कल का नहीं, आने वाले कल का देखो। तो सर अब नई किताब फिर
लिखी जा रही है, लिखी चल जा रहा रही है। काम? वो जो इससे पहले जो किताब लिखी थी कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, वो जो एक मिलिट्री थ्रिलर था, मर्डर मिस्ट्री, उसका सीक्वल लिख रहा हूँ। वेरी नाइस। सीक्वल मतलब वो मेन जो कैरेक्टर है वो दोनों वही है, रेणुका और रोहित, हीरो और हीरोइन, लेकिन जो मिस्ट्री है वो दूसरी है, अच्छा, और वो सेट है नॉर्थ ईस्ट में। ओके। तो किसी ने अभी तक ये नहीं पिच किया कि अब इस पे वेब सीरीज़ बनाते हैं या मूवी बना ली जाए? मुझे कोई मालूम नहीं है इस दुनिया में उस क्षेत्र में वेब आए सीरीज़ वाले जानकार में लोग या आए मिले आकर के। हाँ, तो मैं तो मुझे मतलब मज़ा आ रहा है लिखने में, वो दिमाग भी चला रहता है, और जहाँ पर भी जाते हो फिर आप कोशिश करते हो कि अच्छा ये ऐसे है तो ये भी मैं किताब में डालूँगा। ये कोई एक वाक्य बोलता है कि अच्छा लगता है तो वो भी दिमाग में रहता है कि अच्छा ये भी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे दिमाग भी अलर्ट रहता है कि हमेशा नए एक्सपीरियंस लेके कैसे वो अपने अलग अलग किताबों में आप डाल सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरे हिसाब से तो सबको करना चाहिए, लिखते पढ़ते रहना कभी बुरा नहीं होता। तो ये किताब है, बढ़िया किताब है, मतलब सच में अच्छी है। जिसको भी थोड़ी भी दिलचस्पी है आर्मी में, कई बार हम लोग देखते हैं कि आर्मी के जवानों के ट्रक जा रहे होते हैं, हम पीछे से देखते हैं, बड़ा गर्व महसूस होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो जैसे आज हमने उसमें से कुछ जो हमने यहाँ बातचीत की है, वो आप मानिए कि समंदर के कुछ कतरों पे बात की है हमने। बाकी बहुत कुछ है इसके अंदर। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, और बढ़िया और भी आप अच्छी अच्छी किताबें लिखें और हमारे शुक्रिया। साथ आएँ। और यही मेरी कोशिश होगी कि मैं और किताबें लिखूं। मेरा टारगेट है 1 पर ईयर। क्या बात है। तो एक लक्ष्य तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह अपना प्यार दुलार शो को देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।